हेलो हेलो एवरीवन। ये हमारा नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर का पार्ट 3 है। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि भाई एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें बनके तैयार होती हैं। फर्स्ट थिंग इज हमारा जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, सेकंड होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड जो चीज होती है दैट इज बैलेंस शीट। इन तीनों चीजों को कंबाइन करके रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को सबमिट किया जाता है एज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया है। इट इज द समरी ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर द अकाउंटिंग ईयर। इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट prepared on cash on an accrual basis in case of the business organization। जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी होता है, वो जिस तरीके से पी एंड एल अकाउंट को प्रिपेयर करता है उसी तरीके से एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करता है। इट इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू आइटम and the balance at the end of the रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट। इसमें एक तरफ करंट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं, और एक तरफ जो होता है वो करंट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और एक तरफ रेवेन्यू रिसीट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। और इन दी एंड जो निकल के आता है, जो हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, दैट विल बी ईदर सरप्लस और डेफिसिट। जैसे कि एक पी एंड एल अकाउंट में हम लोग डेबिट में सारे के सारे एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में सारी की सारी इनकम्स लिखते थे, और लास्ट में हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आता था। उसी तरीके से एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेगा, और उस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एंड में जो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम तो वो कहलाएगा सरप्लस, और एक्सपेंडिचर ज्यादा और इनकम कम तो वो कहलाएगा डेफिसिट। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व द सेम पर्पस ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल वही पर्पस सॉल्व करता है जैसा कि एक पी एंड एल अकाउंट पर्पस सॉल्व करता है एक बिजनेस एंटरप्राइज का, उसी तरीके से नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट काम करके देता है। ठीक है ना। इसका मैं आपको थोड़ा सा एक फॉर्मेट बना के समझाने की कोशिश करूंगा। इधर आइएगा, थोड़ा सा हम ऑपोजिट साइड जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से बनेगा। आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले तो आप लोगों के लिए एक फॉर्मेट बनाया, ये लीजिए मैंने एक रफ फॉर्मेट बनाया। ऊपर हेडिंग डाली हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है ना। इसमें हमारा जो डेबिट साइड होता है बच्चों वो होगा एक्सपेंडिचर्स, देन अमाउंट, और जो क्रेडिट साइड होगा वो कहलाएगा इनकम एंड देन अमाउंट। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिख रहा हूं, क्रेडिट साइड में सारी की सारी इनकम्स लिख रहा हूं, इट मींस दैट ये कहीं ना कहीं नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो कर रहा है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है, जहां पे नॉमिनल अकाउंट का जो रूल हमने 11th क्लास में पढ़ा था, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। हम यहां पे क्या करेंगे, डेबिट साइड में सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है ना। और क्रेडिट साइड में सारे के सारे रेवेन्यू इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाएगा।
इट मींस दैट अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया हो तो वहां पे हमने देखा था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल आइटम भी रेवेन्यू आइटम दोनों को रिकॉर्ड कर लेते थे, बट यहां पे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, और वो भी जो किया जाएगा ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस यहां पे भी हम लिख देते हैं अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या, इससे हम क्या सेंस निकालें? अक्रूवल बेसिस का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि करंट अकाउंटिंग ईयर की एक्सपेंडिचर्स एज वेल एज सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड के इनकम्स को भी हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमें कोई इनकम ऐसी मिली है जो किसी प्रीवियस ईयर की है या फ्यूचर ईयर की है, उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे। बोले तो इनकम्स के साथ अक्रूड इनकम या कोई अनअर्न्ड इनकम मिली है, तो अक्रूड इनकम अगर मिली है हमें, मतलब अक्रूड इनकम क्या, जो कमा चुके हैं बट रिसीव नहीं हुई है, उसको इंक्लूड करेंगे। बट एक अनअर्न्ड इनकम, भाई हमने कमाई नहीं है, या तो प्रीवियस ईयर की या फ्यूचर ईयर की, हमें करंट ईयर में मिल गई, उसे हम हटा देंगे। वो एक्चुअली बैलेंस शीट का आइटम हो जाता है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर के जस्ट बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। उसी तरीके से अगर मैं एक्सपेंडिचर्स की बात करूं, तो एक्सपेंडिचर में भी इसी तरीके से होगा। आउटस्टैंडिंग, अगर करंट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग है तो उसे तो हम प्लस कर देंगे, क्योंकि वो सर करंट ईयर का एक्सपेंस था, इवन दो कैश में रिसीव नहीं हुआ। बट अगर हमें कोई एडवांस एक्सपेंडिचर हमने कर दिया है, हमने प्रीपेड एक्सपेंडिचर किया है, या कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो प्रीवियस ईयर का था और करंट ईयर में किया है, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि सर वो करंट अकाउंटिंग ईयर का नहीं है। मतलब कुल मिला के हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चाहिए सिर्फ करंट अकाउंटिंग ईयर के, और रेवेन्यू इनकम चाहिए वो भी करंट अकाउंटिंग ईयर की। उसके बाद क्या होगा कि हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे, अगर इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर से, देन इट विल बी कॉल्ड एज सरप्लस, उसको हम सरप्लस बोलेंगे, ठीक है ना। और अगर मान के चलिए कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ और इनकम्स कम हुई, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे डेफिसिट। जिस तरीके से हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते थे किसी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी का, उसी तरीके से बच्चों एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी के लिए यहां पे निकल के आएगा, ध्यान देने वाली बात होगी आपके लिए, कि आएगा सरप्लस और डेफिसिट। तो ये एक मैंने छोटा सा एक फॉर्मेट बना के समझाने की कोशिश की कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि हम देखो हमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन फेस करने। पहली चीज तो ये है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो उसी हिसाब से हमने क्या करा, हमने सर सिर्फ इतनी सी बात करी कि हमने जितने भी हमारे, हाँ जी, एक मिनट, ओके, हाँ जी, जितने भी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स थे उन्हें डेबिट में डाला, किस बेसिस पे? अक्रूवल बेसिस पे। और जितनी भी हमारी रेवेन्यू इनकम थी उनको भी हमने डाला क्रेडिट साइड में एज एन ऑन अक्रूवल बेसिस। सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस और करंट ईयर की इनकम्स को लिखा। इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम, सरप्लस कहलाएगा सर। एक्सपेंसेस ज्यादा इनकम कम, तो वो क्या कहलाएगा? डेफिसिट कहलाएगा। ये एक छोटा सा फॉर्मेट से हमने समझने की कोशिश की इसको। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, और डिटेल में क्या दिया हुआ है, आइए जरा देखिएगा। ये आए हम वापस से, हाँ जी। अब यहां पे all the revenue items relating to current period are shown in this account। सिर्फ कौन सी चीजें दिखाई दी जाएंगी भैया? करंट पीरियड की रेवेन्यू आइटम्स दिखाई दिए जाएंगे। कौन से पीरियड के सर? करंट पीरियड के रेवेन्यू आइटम्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स। द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस on the expenditure side, and incomes and gain on the income side, that is debit side and credit side respectively। इट शोज द नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट। अब वो ऑपरेशन दिखाता है, देखो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बट उसका कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन होगा। लेट से सपोज हम करते हैं एक स्पोर्ट्स क्लब के बारे में, तो भाई स्पोर्ट्स क्लब में मेंबर्स आते हैं, उनसे इनकम होती है, कुछ एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं भाई। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान के चलिए कि हमने कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाया, तो टूर्नामेंट के खर्चे हैं, तो एक तरफ खर्चे लिखे होंगे, एक तरफ इनकम लिखी होंगी, जिससे कि ऑपरेशनल रिजल्ट निकल के आएंगे। ऑपरेशनल रिजल्ट क्या हो सकता है? या तो सरप्लस या तो डेफिसिट। आगे देखिएगा,
In the form of surplus, that is excess of income over expenditure, and deficit, that is excess of expenditure over income. सिंपल सी लैंग्वेज में बोल रखा है, अगर भाई इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, देन इट विल बी कॉल्ड एज सरप्लस, और उसका जस्ट वाइज वर्सा, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगी इनकम कम होगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिसिट बोलेंगे। ठीक है ना, आई थिंक यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। आगे देखते हैं, आगे स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अरे हाँ जी, जी द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जस्ट अ मिनट, पहले इसको थोड़ा सा रब कर दें। ओके जी, आइए अब बात करते हैं। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। याद रखिएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है कैश बेसिस पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना जाएगा अक्रूवल बेसिस पे, विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपको एक थोड़ा सा एक फ्लो डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूं तो इस तरीके से समझिएगा। एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द ईयर पहले मेंटेन करती है कैश बुक। थ्रू आउट द ईयर क्या मेंटेन करेगी, कैश बुक। फिर उस कैश बुक को समराइज करके बनाया जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम दोनों चीजें, कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम दोनों को इंसर्ट कर देते हैं, तो इसके बाद इसके बेसिस पे बनाया जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को ट्रीट करेंगे, और इसके साथ साथ बनाई जाएगी बैलेंस शीट, जिस बैलेंस शीट में सारे के सारे कैपिटल आइटम इंसर्ट किए जाएंगे। क्योंकि सर दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, दो तरीके की इनकम होती है, एक रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जितने भी कैपिटल आइटम होंगे बच्चों वो चले जाएगा बैलेंस शीट में, और जितने भी रेवेन्यू आइटम होंगे वो आ जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है ना, चलिए आइए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलने की कोशिश की गई है समझते हैं। देखते जाइएगा। अब यहाँ पे उन्होंने स्टेप्स बता रखे हैं, स्टेप्स अभी मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाएंगे तब आपको स्टेप्स ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, हाँ इसमें अब खास बात ध्यान देने वाली ये होगी आप लोगों के लिए कि जितने भी नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश इनकम्स हो या नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स हो, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। देखिए जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इन्होंने ये एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखा रखा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। अभी अपन लेटर ऑन देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है समझने की कोशिश करते हैं, देखते जाइएगा। नॉट ओपनिंग कैश बैलेंस, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन जो दे रखा है, इलस्ट्रेशन से मैं आपको समझाता हूं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं अपन। आइए बात करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या दिया हुआ है। प्लीज फोकस बनाए रखिएगा, चीजें समझ में आएंगी। आइए देखते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 2, फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन बिलो प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लीन दिल्ली क्लब। कोई क्लीन दिल्ली क्लब करके एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसे अपना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है फॉर द ईयर एंडिंग। यहाँ पे जो ईयर एंडिंग है आपका वो है बेटा 31 मार्च 2014। आपका करंट ईयर हो गया 31 मार्च 2014। आइए जरा समझते हैं। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड का, वो दिया हुआ है 3200। अब कैश इन हैंड अगर प्रीवियस, भैया अगर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया है मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होगा, करंट ईयर का ओपनिंग है। बेसिकली ये आइटम जो है वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, जो पिछले साल की बैलेंस शीट होगी उसमें जाएगा। देन सब्सक्रिप्शन की बात करें, सब्सक्रिप्शन मिला है 22,500 का, या 22,500 का सब्सक्रिप्शन मिला है। बट अब ये क्लियर करना पड़ेगा कि 22,500 का जो सब्सक्रिप्शन मिला है क्या वो करंट ईयर का है पूरा का पूरा, या इसमें थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन हमें प्रीवियस ईयर का मिला है या फ्यूचर ईयर का मिला है। अगर प्रीवियस ईयर का मिला है उसे हटा देना है, अगर फ्यूचर ईयर का मिला है उसे हटा देना। हमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अभी लेटर ऑन देखेंगे। आगे देखते हैं, एंट्रेंस फीस दे रखी है 1,250 की, डोनेशन दे रखा है 2,500 का, रेंट ऑफ हॉल दे रखा है 7,500,
सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब बच्चों ये तो क्लियरली मेंशन समझ में रहा है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3000 का, ये कैपिटल आइटम है, दिस शुड बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल आइटम। इन्वेस्टमेंट बेचे हैं सर, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे हम उसको। हाँ, अगर ये बोला होता प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इनकम और एक्सपेंडिचर में लेके जाते हैं। अभी लेटर ऑन देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। भैया सैलरी दे रखी है 1500, रेंट इज ऑफ 800, इलेक्ट्रिसिटी 3500, टैक्सेस 1700, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, बुक्स परचेस्ड। बेटा बुक्स जो होते हैं अगेन इट्स एन असेट, इट्स अ कैपिटल आइटम, ये बैलेंस शीट में जाने वाली चीज है। देन उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज, ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हुआ है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ये भी भाई साहब बैलेंस शीट का आइटम है। फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक, बैंक्स के साथ फिक्स डिपॉजिट किया है 31 मार्च लास्ट डेट पे ही किया है 5000 रुपए का, ये भी बैलेंस शीट का आइटम हो जाता है। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक, ये भी बैलेंस शीट का आइटम हो जाता है, ये भी कैपिटल आइटम हो जाते हैं। तो जो कैपिटल आइटम स्पेसिफिकली दिख रहे हैं वो तो ऑब्वियस ही बात है इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएंगे, और अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो फर्दर इंफॉर्मेशन को और हम समझ के देखेंगे कि भाई क्या और हो सकता है। आइए जरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, उन्होंने कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी तो इनकम एक्सपेंडिचर किस तरीके से बनाया, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में इनकम। पहले इनकम के बारे में बात करता हूं। सब्सक्रिप्शन दे दी सर पूरी 22,500, क्योंकि फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि ये 22,500 में प्रीवियस ईयर का कोई अमाउंट इंक्लूड है या आने वाले साल का कोई अमाउंट इंक्लूड है। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये पूरी सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की मिली है, और क्योंकि करंट ईयर की मिली है तो हमने पूरा का पूरा इसको रिकॉर्ड कर दिया। देन एंट्रेंस फीस 1,500 एज इट इज आ गया, डोनेशन एज इट इज आ गया, रेंट फ्रॉम हॉल एज इट इज आ गया। जो मैंने, अगर आप ध्यान दो, मैंने जो जो आइटम छुड़वाए थे वो यहाँ पे छोड़ दिए गए। देखिए क्या क्या नहीं आया सर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, इसे मैं दूसरे पेन से बताता हूँ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, इसको हम रिसीट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके नहीं आए, और उसके साथ साथ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेके नहीं आए, क्योंकि सर ये भी एक कैपिटल आइटम है। कैपिटल आइटम को छोड़ा, उसके बाद जितने भी रेवेन्यू आइटम थे, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, रेंट ऑफ हॉल, वो एज इट इज आप देखते जाइएगा, एज इट इज आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे इन्होंने एज इट इज लेके आ गए इनकम्स में, कैपिटल आइटम को एक्सक्लूड कर दिया, रेवेन्यू आइटम्स को ले लिया। उसके अलावा फिर हम लोग बात करें, अगर हमने वापस से हमारे क्वेश्चन पे जाए, हमने किस किस के बारे में बात की थी सर, सैलरी जो होती है, हाँ जी, हाँ जी, सैलरी जो होती है देखिएगा, सैलरी रेवेन्यू आइटम है, रेंट रेवेन्यू आइटम है, इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू आइटम, टैक्सेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी और सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे रेवेन्यू आइटम है। तो ये रेवेन्यू आइटम एज इट इज एक्सपेंडिचर साइड जाएंगे। और जितने भी कैपिटल आइटम है जैसे कि बुक्स, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट, ये सारे के सारे कैपिटल आइटम है। तो सर ये तो बैलेंस शीट की चीजें हो गई, बैलेंस शीट में जाएगा। और जो क्लोजिंग बैलेंस है ये भी कैपिटल आइटम है, ये भी आपका बैलेंस शीट में ही जाएगा। आइए जरा देखते हैं किस तरीके से उन्होंने इसका डिस्कशन कर रखा है। देखिए बिल्कुल वैसे के वैसे ही, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लाइन से रेवेन्यू आइटम की तरह डाली। फिर उन्होंने करा टोटल, तो साहब इनकम साइड का टोटल हमारा निकल के आया 27,000 का। जब हमने बाकी के सारे को रिकॉर्ड करा, उनको हमने जब टोटल किया, तो हमारा एक बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रहा है 18,200 रुपीज का। किसका बच्चों? 18,200 रुपीज। अब यहाँ पे जैसे कि हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि सर हमारा इनकम जो है वो बड़ा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो हमारा यहाँ पे सरप्लस निकल के आया 18,200 रुपीज का, हमारा सरप्लस निकल के आया, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब कि अगर मैं सिंपल सा यहाँ पे दिखाना चाहूं, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, then it will be called as surplus. अगर इनकम is less than expenditure, then it will be called as deficit, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है ना? आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी।
चलिए अब हम एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं जहां पे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाएगा। और इस इलस्ट्रेशन की अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, तो उसमें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि किस आइटम को कितने अमाउंट को हमें एक्सपेंडिचर में दिखाना और किस आइटम को कितने अमाउंट के साथ हमें इनकम साइड दिखाना। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट as on 31st March 2015 नेगीज क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द सेम। हमें नेगीज क्लब के लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के देना है इन सब डिटेल्स के साथ में। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज दे रखी है सर ओपनिंग बैलेंस कैश का, कैपिटल आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। सब्सक्रिप्शन, कुल मिला के जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो 12,000 की है, बट इन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि सर ये जो 12,000 रुपीज का अमाउंट है इसमें 1,500 प्रीवियस ईयर के हैं। हो सकता है कोई मेंबर प्रीवियस ईयर में सब्सक्रिप्शन ना दे पाया हो, करंट ईयर में पे कर रहा है, तो वो क्या करंट ईयर की इनकम है? नहीं सर, वो तो प्रीवियस ईयर की इनकम थी, उसे हम यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे। और उसी तरीके से 500 जो रिसीव हुआ है वो आने वाले साल का है, फ्यूचर ईयर का है, उसको भी इंक्लूड नहीं करना है। मतलब करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ कितने रुपए का रिसीव हुआ है? 10,000। तो ये 10,000 के फिगर को हमें ध्यान रखना है। अगला, डोनेशन मिला है सर 12,000 का, हॉल का रेंट मिला है 300 का, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट मिला है हमें 450 रुपीज का, एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है 1,000 रुपीज की। ये सारे के सारे हम रेवेन्यू आइटम की तरह ट्रीट करेंगे। हम अगर ऑपोजिट साइड जाते हैं तो ऑपोजिट साइड क्या होगा जरा देखिएगा। ऑपोजिट साइड सर सबसे पहले तो परचेज ऑफ फर्नीचर, जो फर्नीचर परचेज किया है सर, फर्नीचर इज अ कैपिटल आइटम, तो ये तो फॉर श्योर यहां पे नहीं दिखाई देगा। हाँ, फर्नीचर पे अगर डेप्रिसिएशन लग रहा होगा तो डेप्रिसिएशन जरूर हम इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, अभी लेटर ऑन समझते हैं। सैलरीज मिली है सर 2,000 की, रेवेन्यू आइटम है। टेलीफोन एक्सपेंसेस है 300 का, रेवेन्यू। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 600 रुपीज की, पोस्टेज इन स्टेशनरी 150 रुपीज का, परचेज ऑफ बुक ये अगेन कैपिटल आइटम, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस जो है सर रेवेन्यू आइटम है। परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट पेपर्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल आइटम है सर। मगर एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, 5% का रेट दिया हुआ है और इंटरेस्ट के लिए हमें डेट भी दे रखी है कि हमने ये परचेज कब किया था, 1 जुलाई 2014, 2014, 1 जुलाई 2014। इट मींस दैट वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सर इस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फ्रॉम 1 जुलाई टिल 31 मार्च। और वो जो इनकम है चाहे कैश में मिली या नहीं मिली, कैश में नहीं मिली होगी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ डिटेल इन्होंने दी नहीं है, तो जो भी इंटरेस्ट निकल के आएगा वो आपकी एक तरीके से इनकम है और उसे हमें इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड दिखाना है। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है ये भी रेवेन्यू आइटम है। कैश एंड बैंक बोथ आर कैपिटल आइटम, इनको हमें एक्सक्लूड कर देना, इन पे हमें जाना नहीं है। अब इंफॉर्मेशन आगे क्या दे रखी है वो समझने वाली बात होगी। आइए देखिए इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितने रुपए की दे रखी है? 1,500। अगर मैं आपको बताऊं सैलरी मिली कितनी है 2,000 और आउटस्टैंडिंग कितनी रह गई है 1,500, मतलब एक्चुअली करंट ईयर की जो सैलरी है जो पे होनी चाहिए थी वो होनी थी 3,500, तो हम उसे दिखाएंगे 1500 को प्लस करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है कितने रुपए के आपके? 500 रुपीज के। तो वापस से अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस पे कितने कर दिए थे आपने? 900 के, प्लस 500 के आपके आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है तो उसे ऐड करके दिखाना है क्योंकि वो भी करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, बैंक इंटरेस्ट जो रिसीवेबल है वो कितने रुपए की बताई? 150 रुपीज की। तो बैंक इंटरेस्ट मिल कितना गया था सर? बैंक इंटरेस्ट मिल गया था 4,450 रुपीज का, प्लस साथ ही साथ 150 रुपीज का और मिलना बाकी है। तो जो मिलना बाकी है वो भी हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है ना, प्लस करके दिखाएंगे।
उसके बाद हम बात करें सब्सक्रिप्शन अक्रूड बोले तो आउटस्टैंडिंग रह गई, सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था बट नहीं मिला। तो करंट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन मिली है वो कितने रुपए की थी, 10,000, और 400 रुपीज की सब्सक्रिप्शन अक्रूड रह गई है, अभी और मिलना बाकी है, तो उसको भी प्लस करके यहां पे दिखाया जाएगा। उसके बाद आते हैं 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो एंट्रेंस फीस है इसका 50% कैपिटलाइज करना है, मतलब कि इसमें से 500 रुपीज को रेवेन्यू आइटम की तरह ट्रीट करना है और 500 रुपीज को आपको कैपिटल आइटम की तरह ट्रीट करना है। तो बच्चों जितने को आपको कैपिटल आइटम की तरह ट्रीट करना है वो इनकम एक्सपेंडिचर में तो नहीं जाएगा, मतलब 500 रुपीज की एंट्रेंस फीस इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे और 500 की जो होती है वो आपकी काय में जाएगी, बैलेंस शीट में। उसके बाद फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। क्यों दिया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि साहब फर्नीचर परचेज हुए थे कितने रुपए के, फर्नीचर परचेज हुए थे 5,000 रुपीज के, और कब परचेज किए थे, 1 जुलाई 2014 के दिन, मतलब 9 महीने का इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। 5,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स, इतना डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पे चार्ज करके दिखाना होगा। आई गेस यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब आइए इससे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं सैलरीज की बात करूं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, सैलरीज पे कितनी कर चुके थे, 2,000 की, और आउटस्टैंडिंग कितना रह गया था सर, 1,500। तो दोनों को प्लस करके हमने कितना दिखाया, 3,500, ठीक है ना। टेलीफोन एक्सपेंसेस एज इट इज आ गए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एज इट इज आ गई, पोस्टेज और स्टेशनरी एज इट इज आ गए, ठीक है ना। इसके अलावा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, 900 का तो हम पे कर चुके हैं और 500 रुपीज का आउटस्टैंडिंग था, तो कुल मिला के एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के नाम पे हमने 1,400 रुपए दिखाए, 1,400 रुपीज दिखाए। मिसलेनियस एक्सपेंसेस एज इट इज डाल दिए। अब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मैंने अभी डिस्कस किया था आप लोगों से, 5,000 का डेप्रिसिएशन, सॉरी 5,000 के फर्नीचर, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन, तो हुआ कितना, 500 फॉर 9 मंथ्स, 9/12। कैलकुलेशन कैसे होगा, यहाँ पे मैं छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ डेप्रिसिएशन का। सर फर्नीचर थे 5,000 के, उस पे लगना था 10%, फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 9 मंथ्स। तो ऐसे करके ये अमाउंट निकल के आया आपका कितने रुपए का, 350 रुपीज का। तो ये तो सारे के सारे एक्सपेंडिचर हो गए सर। उसके बाद में आता हूं और लिखता हूं इनकम्स। तो इनकम्स में क्या है, इनकम्स में देखिए हमने इनकम्स में सबसे पहले अमाउंट जो डाला वो डाला हमने 10,400 का। कैसे आया था ये 10,400 का अमाउंट, ऊपर देख, करंट ईयर का कितना था, सिर्फ 10,000, और आउटस्टैंडिंग अक्रूड सब्सक्रिप्शन जो मिलना चाहिए था करंट ईयर का बट नहीं मिल पाया था वो कितना था, 400 का। इसलिए दोनों को प्लस करके 10,400 रुपीज यहाँ पे शो किए गए हैं, 10,400 रुपीज। फिर डोनेशन एज इट इज रहा 2,000 का। एंट्रेंस फीस जिसमें से 50% को कैपिटलाइज करना था और 50% को रेवेन्यू की तरह ट्रीट करना था, तो सिर्फ 500 रुपीज यहाँ पे हमने दिखाए। बैंक इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 450 जो अपने करंट ईयर में मिल गया था, और जो हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया था वो कितने रुपए का था, 150 रुपीज का। इसके अलावा एक और चीज आएगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपीज का। सर ये कहां से आया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आप ऊपर देखो, मैं क्वेश्चन में वापस देके जाता हूं, और देख हमने परचेज किए थे गवर्नमेंट पेपर्स 8,000 रुपीज के। तो सर 8,000 के हमारे गवर्नमेंट पेपर्स थे जिन पे हमें इंटरेस्ट मिलना था 5% की रेट से, बट कितने महीनों के लिए, 9 मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए। तो 8,000 का 5% होता है 400 रुपीज, वो भी 9/12 करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कितने रुपए का, वो आना चाहिए था 9 मंथ्स का, क्योंकि 1 जुलाई 2014 को परचेस किया, 31 मार्च 2015 को एंड हो रहा है, 9 मंथ्स का अगर हम निकालते हैं तो वो निकल के आता है 300 रुपीज। एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने शायद ये अमाउंट कुछ गलत दे दिया गया है, 300 का आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज की थी 1 जुलाई 2014 के दिन,
तो उसके 8%, 8,000 पे हम अगर 5% लगाएंगे तो वो निकल के आता है आपका कितना, 400 रुपीज। उसका भी 3/12 करोगे तो वो आपका निकल के आना चाहिए कितना, 3/4 करोगे तो 300 रुपीज। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक है, इस फिगर को थोड़ा सा हमें करेक्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं करेक्शन करवा देता हूँ आप लोगों को, पहले इसको रब करके। ठीक है जी, यहाँ पे ये अमाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 300 का अमाउंट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और आइटम क्या बच रहा था हमारा, हॉल, जो हमारा हॉल था उसका जो हमें रेंट मिलना था, वो रेंट आ गया आपका कितने रुपए का, 300 रुपीज का। एक बार चेक कर लेता हूं कि रेंट ऑफ हॉल जो है वो कितना दिया गया था, वो 300 रुपीज का दिया हुआ था। ये रहा, एज इट इज रेवेन्यू आइटम है, एज इट इज हमने वहां पे रिकॉर्ड कर दिया। फिर लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में कुछ नहीं बचेगा सर, वही आप इनकम्स और एक्सपेंडिचर को आप टैली कीजिए। बैलेंसिंग फिगर आपका निकल के आ रहा है 7,175 आना चाहिए। अब आना चाहिए आपका 7,175, क्योंकि हमने 300 रुपीज वहां पे बढ़ा दिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज योर सरप्लस। तो हमारे मेजर टेक अवेज क्या है, जो इंपॉर्टेंटली चीज आपको याद रखनी है सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ करंट ईयर की इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर लिखेंगे। इट मींस दैट अगर कोई इनकम आउटस्टैंडिंग रह गई है उसे भी प्लस करेंगे, अगर कोई एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग रह गया उसे भी प्लस करेंगे। और माइनस क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर की कोई इनकम या फ्यूचर ईयर की कोई इनकम है, उनको हम माइनस कर देंगे। हमें प्रीवियस ईयर की और फ्यूचर ईयर की नहीं चाहिए। उसी तरीके से अगर प्रीवियस ईयर का कोई एक्सपेंडिचर करंट ईयर में पे किया गया है या फ्यूचर ईयर का कोई एक्सपेंडिचर करंट ईयर पे किया है तो उसे एक्सक्लूड कर देना है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी व्हाइल प्रिपेयरिंग अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। टू बी वेरी प्रिसाइज, हमारे देखो हमें बनाने को तो नहीं आने वाला कि इनकम एक्सपेंडिचर पूरा बनाना है, बट वो पूछ लेते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना फिगर जाएगा। तो बस इतना याद रखना है, अगर करंट ईयर का कुछ इंक्लूड नहीं हुआ है तो उसे इंक्लूड कर दो, और अगर प्रीवियस ईयर का या फ्यूचर ईयर का कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो उसे माइनस कर दो। एज सिंपल एज दैट। आई होप यहां तक आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझ में आ गया होगा। ठीक है ना।